तो लोग जम्मू कश्मीर को अक्सर टूरिज्म या फिर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, लेकिन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप इस रीजन को किस तरह से? लोगों को बस से उतारकर मारा गया था। जम्मू कश्मीर एक ऐसी धरती जिसे दुनिया अक्सर अपनी खूबसूरती और उसके मुश्किल हालात के लिए जानती है, लेकिन इसी धरती से ऐसे साइंटिस्ट और एकेडमिशियंस भी हुए हैं जिन्होंने रिसर्च और इनोवेशन के जरिए देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं हिडन रिसर्च। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विशाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू में जन्म, जम्मू में ही पढ़ाई और आज उसी धरती पर रहकर नए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट तैयार करना। उनकी ये जर्नी सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि अपनी मिट्टी को कुछ लौटाने की कहानी। आज हम बात करेंगे उनके सफर की, जम्मू कश्मीर की बदलती एजुकेशन सिस्टम की, रिसर्च कल्चर की और उस नए भारत की जहां बॉर्डर स्टेट से भी वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नैना, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बता पाऊंगा और जम्मू कश्मीर के जो बदलते हालात हैं इन टर्म्स ऑफ एवरी रिस्पेक्ट, विच इंक्लूड्स एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च, टूरिज्म, एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ऑल अदर, जितने भी हैं उनके बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे दोबारा आपका एक बार थैंक्स कहना पड़ेगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके पॉडकास्ट के थ्रू। सर, सबसे पहले हम शुरुआत आपकी पर्सनल जर्नी से करेंगे। जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू की उस वक्त का जम्मू और अब जब आप वहाँ पे ही वर्किंग हैं, आज का जम्मू, उसमें आप क्या बदलाव है? जम्मू कश्मीर हेवन ऑन अर्थ, बिल्कुल, ये कहते ही नहीं है भी है, इतना खूबसूरत वो है। जम्मू कश्मीर के मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ और मेरी जर्नी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एक गांव से, एक रूरल एरिया से हुई है। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से ही हुई है। मेरे गांव मतलब कि इट्स फार फ्लंग एरिया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मेरा जो गांव है उस समय जब मैं पढ़ रहा था, जब अपनी प्राइमरी एजुकेशन गेन कर रहा था, तो इतना बेल ऑफ नहीं था। मैं जो आज हमारा गांव है और जो 20 साल पहले या 25 साल पहले गांव है ना, उसमें ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ अवेयरनेस। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये बहुत बड़ी चेंज जो मैं अपने चाइल्डहुड से और अभी के लिए देख रहा हूँ। तो मेरी जो जर्नी है, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन, मेरा गांव नाम है उसका मगलूर, तो मैंने मगलूर से अपनी प्राइमरी एजुकेशन की। उस समय मेरे गांव में सिर्फ 8th तक ये स्कूल था। तो जब मैं 8th क्लास को पास किया तो उसी दौरान ही हमारा जो स्कूल है वो 10th स्टैंडर्ड में उसको एफिलिएशन से, तो मैं 10th तक अपने मगलूर गाँव से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो +2, +1 एंड +2 की जो एजुकेशन गेन की है वो मैंने अपने तहसील हेडक्वार्टर हीरानगर, विच इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज। उसमें हमें काफी थोड़ी मुश्किलें मतलब आती हैं, क्योंकि हमारा गांव में उस समय जो बस जो सर्विस चलती थी वो ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम थी। सुबह मॉर्निंग में एक बस चलनी है और उसके बाद शाम को। ये भी अपने आप ये बहुत बड़ा चैलेंज था, चैलेंज। और हमारे पास क्या था, ये हीरानगर में आने के लिए हमें सुबह ही मतलब 7 बजे रेडी होके अपने बस स्टॉप पे जाना है और फुल क्राउड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में एक बस जाती है और इतना क्राउड और डिफरेंट जो स्कूल है जो बाहर जाते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने वहाँ से +2 में की। हाँ, उस दौरान हमें जो ये भी एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि आजकल जैसे जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, एंड सारे स्टूडेंट एक्चुअली डिजायर करते हैं टू अचीव मोर एंड मोर, एंड उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। उसके लिए उनको प्रॉपर कोई डायरेक्शन या उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि विलेजर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। आई कैन से इट फ्रैंकली कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो एक सिटी में बैठा हुआ, अर्बन एरिया में बैठा हुआ स्टूडेंट है और एक रूरल एरिया में बैठा हुआ। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मुझे अभी याद है कि बरसात के दिनों में क्या होता था, बरसात के दिनों में जब हम अपने गांव से आते तो बीच में एक नदी कह लो या नाला कह लो, जो कि बरसाती नाला है, हम ये कहें बरसाती, और लेकिन वो नाला नहीं था, नदी ही थी। और बरसात के दिनों में उसमें इतना पानी आता है, इतना फ्लड आता है कि हम क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब हम घर से स्कूल को निकले हैं, हायर सेकेंडरी को निकले हैं,
तो हम पहुंचे नहीं हैं, हमें उसी नाले से वापस आना पड़ता है। ये मेरी +2 की जर्नी थी। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सफर था वो था कॉलेज में, ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ से की है। उस डिग्री कॉलेज में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम टाउन, होम विलेज, राइट। तो उस विलेज में जाने के लिए वही एक बस अर्ली मॉर्निंग जो भी है, और उसके बाद हम क्या करते थे, वहाँ पे 3 या 4 बजे हमें ऑफ होता था। तो हमारा यही रहता था कि हमें मॉर्निंग में कितने बजे पहुंचना है, जल्दी से जल्दी, सो दैट कि हम मैक्सिमम हम पीरियड अटेंड कर पाए। और शाम को जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं तो हमें दूसरी बस पकड़े, सो दैट कि हम वापस आ सकते हैं। तो इस दौरान जो हमारा जर्नी में हमें लगता है कि उस टाइम 4 घंटे, तो 3 से 4 घंटे जो जर्नी का टाइम ही था। सुबह हम 7 बजे चल रहे हैं और घर में पहुंच रहे हैं हम अबाउट 7 बजे, 6-7 बजे। तो ये हमारा रूटीन वर्क था। और उसमें भी देखो, मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनसीसी, बट एनसीसी का जो क्लासेस, जो एनसीसी की मतलब जो होता था वो आफ्टर द क्लासेस होती, उसकी वजह से मैं एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाया। बट एनीवे एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाया, वो उसका थोड़ा सा एक रहता है मुझे आज भी, मतलब मुझे थोड़ा रहता है कि मुझे एनसीसी का कैडेट होना चाहिए था, बट नहीं कर पाया वो। तो ये आफ्टर दैट जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया, उत्तराखंड से। उसका रीजन क्या है, मैं थोड़ा मोटिवेटेड जरूर था। मेरी मोटिवेशंस में मेरी फैमिली मुझे इनकरेज करती है कि आपको क्या करना है फर्दर। तो एक सॉर्ट ऑफ पहले से ही था, मतलब मेरे जो टारगेट, छोटे टारगेट मैंने वो करने की शुरू की। तो मुझे लगता कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना, तो टीचर के लिए एटलीस्ट मास्टर होनी चाहिए। एंड मास्टर इन फिजिक्स इज द, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मुझे मास्टर इन फिजिक्स करनी थी। एट दैट टाइम जम्मू में हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी थी, जम्मू यूनिवर्सिटी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज नॉट ए ड्रीम कम ट्रू, नॉट फॉर मी, फॉर एवरीवन इन द जम्मू रीजन। ठीक है, सेम कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी थी एंड मे बी उनके बच्चों के लिए वैसा ही था। तो उसमें हार्डली कितनी वैकेंसी होती थी, 30 और 40 वैकेंसी। तो 30-40 वैकेंसी में इट्स वेरी टफ कंपटीशन। तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें एडमिशन नहीं मिली। बट वही ना कि एक क्यूरियोसिटी और एक मोटिवेशन थी कि मतलब मुझे मास्टर्स करनी है। तो उसके लिए जो जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और जहाँ पे मुझे मौका मिला कि यहाँ पे हो सकती है मास्टर, यहाँ पे हो सकती है मास्टर, मुझे पता है मैंने यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर इज द प्लेस, वहाँ पे कुछ पीजी कॉलेजेस थे, मैं वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था। मैंने देहरादून में भी अप्लाई किया था। देन आई गॉट एडमिशन इन HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कैंपस था पौड़ी कैंपस में, मुझे मास्टर्स में वहाँ पे एडमिशन मिली। एंड देन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। एंड देयर आफ्टर आई कम बैक टू माय होम प्लेस ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था, तो तब जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी, बट समहाउ आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन टीचिंग फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। वहाँ पे तब एक नई स्कीम आई थी स्टेट गवर्नमेंट में, रहबरे तालीम में क्या था, 1500 वो सैलरी देते थे पर मंथ। तो उसमें ये था, उसमें एक क्लॉज था कि यू हैव टू सर्व फॉर 5 years on that pay, उसके बाद आपको परमानेंट पे कर दिया जाएगा। 5 years तक 1500 5 years तक 5 years यू जस्ट कंपेयर की, मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने भी किया, मैंने भी उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के मैं 2 दिन मैं उस स्कूल में गया, और जो स्कूल था, जो मेरा जो स्कूल मुझे अलॉट हुआ, प्राइमरी स्कूल, जब मैं जाता हूँ फर्स्ट टाइम, वो भी एक फार फ्लंग एरिया में ही था, हमारे गांव के, मतलब बाई फुट ही जाना पड़ता था हमें। तो उसमें क्या हो रहा था, मैं जब जाता हूँ फर्स्ट डे ही, तो वहाँ पे एक टीचर और था जो परमानेंट टीचर ऑलरेडी वहाँ पे था। स्कूल की जो हालात थे, तो वो देख के मुझे लगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब नहीं, एक रूम की कोई दीवार टूटी हुई है
और टोटल कितने बच्चे? 15 या 20? एवरी क्लास और नहीं, टोटल स्कूल की टोटल strength। स्कूल में 20 बच्चे। हाँ, इसीलिए प्राइमरी वो 1500 वो फिफ्थ तक था। तो मुझे लगा मैंने मास्टर्स की है और मैं ठीक है, पढ़ाना इन बच्चों को मुश्किल तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये तो 15-20 बच्चे हैं, इनको मैं क्या पढ़ाऊंगा। और जो दूसरा परमानेंट टीचर था तो बोलने लगा कि मतलब यही बच्चे हैं हमारे पास ऐसे। उस दिन वापस आ गया। देन आई डिस्कस विद माय फैमिली मेंबर, माय ब्रदर। बोलते कि क्या करना चाहते हो? इट्स ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब इन टीचिंग। ये श्योर था कि 5 इयर्स के बाद आपने परमानेंट होना है। नेक्स्ट डे मैं दोबारा गया और देन जब वापस आया तो मैंने कहा मैंने मुझे नहीं जाना, आई वांट टू रिजाइन। बोले करना क्या है? मैंने कहा मुझे फर्दर स्टडी करनी है। मैंने तब मेरा जो नेक्स्ट गोल जो मैंने अपने लिए सेट किया वो ये था, मुझे टीचर बनना ही बनना। देन आई अप्रोचेस टू जम्मू यूनिवर्सिटी बीइंग ए मास्टर इन फिजिक्स। देन द नेक्स्ट डिग्री आई डिड इज एमफिल इन फिजिक्स। उसके लिए मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने एमफिल की डिग्री वहां से जम्मू यूनिवर्सिटी से की फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। और उसी के बाद मैंने वहीं से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। रियली आज मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ, आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में अपॉइंटेड हूँ। तो फॉर दैट PhD डिग्री इज एक्चुअली द फाउंडेशन। That was actually the criteria for the eligibility, and due to that degree I am here. So that was my academic journey. सर जैसे आपने ये challenges की बात की, तो उस वक्त का टाइम था और आज के वक्त में जब आप उन्हीं बच्चों को देखते होंगे कि उनके लिए तो एक बस नहीं आती है, तो अब क्या चेंजेस हो गया है? उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंगल बस स्पेसिफिक टाइम में चलती है। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे गांव में, जिस गांव से मैं पढ़ा होता, एक सिंगल बस आती थी। आज हमारे गांव के हर एक घर में इंडिविजुअल कन्वीनियंट व्हीकल है, सबका अपना खुद का अपना। और मोर ओवर जो भी नियर बाई, पहले तो जो पब्लिक स्कूल बड़े रेयर ऑफ द रेयर थे, आज जो वेल एस्टेब्लिश स्कूल है पब्लिक स्कूल, जैसे DPS हो गया, देन अदर सो मेनी अदर्स, KV हो गए, राइट, ये तब बिल्कुल भी नहीं थे। आज वो हमारे मतलब इन द विसिनिटी ऑफ आवर विलेज वी हैव सो मेनी पब्लिक स्कूल, गुड स्कूल। एंड उसके लिए जैसे मैंने कहा, हमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता नहीं है, आजकल नहीं है। आजकल स्कूल की बसेस हमारे डोर स्टेप पे होती है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, कि जो ट्रांजिशन थी जो हमने फेस की, आज वो फेस नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, इनकी वजह से और जो कोचिंग सेंटर्स हैं जिससे बच्चे मतलब कि हमारे नीट में, JEE में जो अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहते हैं, या किसी और में CDS में जाना चाहते हैं, NDA में जाना चाहते हैं, तो दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। नाउ दे कैन हैव दीज अपॉर्चुनिटीज इन देयर डोरस्टेप। ये मैं आज के गांव में और जो 25 साल पहले वाला गांव में बहुत डिफरेंस है। जिस बच्चे को अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है उसके लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज मुझे नहीं लगता कि देयर इज ए हार्डली डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट उसके लिए बच्चे को थोड़ा डिटरमिन और एक उसमें थोड़ी ना एक जील होनी चाहिए कि अपने अंदर डिसिप्लिन भी बहुत। यस, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सर जैसे आपने बोला कि जम्मू कश्मीर, बोला क्या सब जानते हैं कि वहाँ पे खूबसूरती बेशुमार जी, पर उसने फिर बहुत मुश्किल दौर भी देखे। उस टाइम पर क्या पढ़ाई में भी चैलेंजेस फेस किया करते थे लोग, या फिर आपने नहीं तो किसी और ने? ऐसा कुछ होता है कि पढ़ाई में भी चैलेंजेस आते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को समझने के लिए। मतलब ये जो जब मिलिटेंसी का दौर स्टार्ट हुआ 1989, आई हैव नेवर सीन, मतलब मुझे पता है कि स्टार्ट यहाँ हुआ, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 8 years old, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस वैसी नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे पता चलता गया। बट एक चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 1989 में जब ये मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद यस मुझे ये कहना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बुरा दौर देखा हुआ। और उस बुरे दौर का असर ना कि कश्मीर पे, जम्मू पे भी इक्वली पड़ा हुआ। अपॉर्चुनिटीज
लोगों में एक फियर बिकॉज ऑफ टेररिज्म। टेररिस्ट हम सुनते थे कि कश्मीर में ये ब्लास्ट हो गया, इनफैक्ट जम्मू के एरियाज में, जम्मू में भी। आज जम्मू के एरिया में नहीं, ऐसा मैंने बहुत रेयर ऑफ द रेयर सुनते हैं, लेकिन आज भी है। लेकिन तब जो दौर था दैट वाज मोर एक्चुअली फियरफुल, मैं ये कहूँगा। तो उस दौर में बहुत बड़ी हर्डल्स हुई और उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट हो रहा था वो एजुकेशन सिस्टम पे खासकर, बिकॉज एक तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो लोग थे फार फ्लंग एरिया से, जहाँ मतलब रूरल एरिया से, दे एक्चुअली दे आर मोर दे थॉट लाइक कि हम वहाँ पे जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, पता नहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाए, एक सॉर्ट ऑफ डर जो उनके दिलों में था। तो ये एक दौर था मिलिटेंसी का, जिसने एजुकेशन सिस्टम, नॉट ओनली एजुकेशन सिस्टम, सारा सिस्टम जो था सोसाइटी का और सोशल सिस्टम का, उसको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया। सर एक चीज, जैसे पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कश्मीर में, तो उनकी वजह से भी मतलब कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम पर, या फिर कैसा सा माहौल हो जाता है कश्मीर के लिए, जम्मू में? ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट वन। जम्मू प्रोविंस में ऐसे इंसिडेंट काफी हुए। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह एरिया है, आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा और किश्तवाड़, तो वहाँ पे भी ऐसे ही किलिंग हुई थी। लोगों को बस से उतार कर मारा गया। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट आई नो कि मैंने सुना है कि 36 लोगों को गाड़ी से उतार कर मारा गया था। और सेम चीज राजौरी पुंछ में भी ऐसी घटना हुई है। ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट यस इम्पैक्ट इसमें भी इक्वली था, बिकॉज एक क्रॉसिंग था, एक क्रॉसिंग पाथ बन गया था मिलिटेंट को क्रॉस करने के लिए, और फ्रॉम दैट टू दे एक्चुअली मूव टूवर्ड्स द कश्मीर। मतलब ये एक चीज थी जो हमने सुनी नहीं है, हमने भी ये चीज देखा है, क्योंकि 2-4 इनकाउंटर जो हमारे घरों के पास ही हुए थे, जस्ट हार्डली 2 or 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस। 2-3 इनकाउंटर जो मिलिटेंट के साथ आर्मड फोर्स के थे, जो वो मुझे याद है। तो ये सारा चीजें ना, उससे क्या होता था, कभी स्ट्राइक हो रही है, कभी कोई मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट दैट थिंग्स, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का भी होता है, जो सोसाइटी के बाकी ग्रुप्स होते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि ये सब रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उससे कह रहा कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो इस तरीके से इम्पैक्ट जो एजुकेशन सिस्टम पे पड़ रहा था। सर एक क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब मैं चाहूंगी कि आप इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जैसे आपने जम्मू से पढ़ाई की, वहीं पे ही आपकी वर्किंग है, पर आपने देखा तो ऑल इंडिया ही होगा, वहाँ की अगर पढ़ाई भी देखी होगी, वहाँ का माहौल भी देखा होगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी पढ़ाई में बहुत माना जाता है कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर जम्मू को भी इतनी अपॉर्चुनिटी या कश्मीर को भी इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना खुला एटमॉस्फेयर, डर भय सब निकल जाए, तो वो भी और स्टेट्स की तरह और अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि और स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर? हाँ, ये सच है कि और जो स्टेट्स में था उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिली है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था उनके जो सारे सिस्टम थे, इंक्लूडिंग एजुकेशन सिस्टम हो गया, सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस जो था, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, वो बहुत अच्छा था। जो कि हमारे जम्मू कश्मीर थोड़ा एक मैं कहूँगा कि थोड़ा हिली भी है, कुछ पार्ट हिली एरिया भी आता है, कुछ पार्ट है। जस्ट अगर हम छोड़े तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा एंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू, ये थोड़ा सा टेरेन है, थोड़ी सी एरिया है जो थोड़ा प्लेन है, अदरवाइज हिली एरिया आता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इतना मतलब अच्छा नहीं था। और दूसरी जो चीज कही आपने कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब जो मिलिटेंसी वगैरह जहाँ इस तरीके की चीजें नहीं होती, तो यस मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ हमारे जो लोग थे, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के हकदार भी थे, और उनको अपना एक टैलेंट शो करने का मौका मिलता।
आल्दो मैं ये नहीं कहूँगा, फिर भी इन सब मुश्किलों के बीच भी ना हमारे जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, बहुत अच्छे, एंड दे आर वेरी मच नेशनलिस्ट। अभी मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि कहा ही जाता है वैसा तो कि जिसके सामने चैलेंजेस ज्यादा होते हैं वो अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस पा लेता है। तो हम अब कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो पढ़ाई में तो है ही, हर चीज में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो और ज्यादा सक्सेस भी पा रहा है। और उससे ज्यादा मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत हेल्प की है अपलिफ्टमेंट ऑफ द, मैं कुछ चीजें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक बहुत अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम, दैट इज ओनली फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स। आप इमेजिन करोगे, मैं आई कैन से वंडरफुल स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम से हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बाहर के जो आउट ऑफ द स्टेट के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो, चाहे वो एकेडमिक कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन लेने के लिए और पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कास्ट, विच इंक्लूड्स उनकी ट्यूशन फीस, उनकी हॉस्टल फीस, उनकी बुक की फीस भी। और ये सिर्फ इसमें नहीं था कि सिर्फ एकेडमिक के लिए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे नीट में जैसे उसमें हमारे पास MBBS के लिए, उसके लिए अप्लाई था, BDS के लिए अप्लाई था, इंजीनियरिंग के लिए। इस स्कीम का भी जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट ने मतलब बहुत अच्छे से इसको अवेल किया है। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर के कॉलेजेस, बाहर मीन्स चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, चाहे वो महाराष्ट्र के कॉलेज हों, गुजरात के कॉलेज हों, तो थ्रू आउट यूपी के कॉलेज हों, बहुत उस स्कीम के थ्रू ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब जो जम्मू को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम, आई अप्रिशिएट। हमारे बच्चों ने भी, कुछ बच्चों ने अवेल की है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियली बहुत अच्छे से हमें थैंक्स करना चाहिए। और अभी भी स्टिल इट्स गोइंग ऑन। सर, जैसे आपने अपनी अभी पूरी जर्नी बताई, तो आपकी जर्नी को अगर आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो वो क्या है? मेरी एक तो जर्नी बहुत अच्छी रही है, मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं है, आई फील लाइक कि मुझे कोई रिग्रेट टाइप नहीं है। मेरी जर्नी एक हार्ड वर्क से हुई है, एंड दैट जर्नी मैंने जो भी अकम्प्लिश किया है वो अपने हार्ड वर्क और अपनी फैमिली की सपोर्ट और इनकरेजमेंट से किया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड फैमिली सपोर्ट, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सर, अब हमारा पॉडकास्ट का अगर हम दूसरा पार्ट शुरू करें तो वो जम्मू कश्मीर की एजुकेशन को लेकर। तो लोग जम्मू कश्मीर को अक्सर टूरिज्म या फिर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, लेकिन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप इस रीजन को किस तरह से देखते हैं? ना मुझे कहना पड़ेगा और बहुत प्राउडली कहना पड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर 1989 में मिलिटेंसी का शिकार हुआ था, वो जम्मू एंड कश्मीर और आज के जम्मू एंड कश्मीर में एक होता है ना जमीन और आसमान का अंतर, ऐसा अंतर हो गया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हमारे पास पहले ये स्टेट थी तो 22 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी ये यूटी बन गई जिसमें से लद्दाख रीजन अलग हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट। आप देखोगे जम्मू इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब ऑफ द कंट्री। दैट इज द डिफरेंस। जो दौर था, जो मतलब जम्मू इज नॉट ओनली नोन फॉर द टूरिज्म, वेरी सून यू विल कम टू नो दैट जम्मू इज ए एजुकेशनल हब। मैं क्यों कहने जा रहा हूँ ये चीज, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जम्मू और कश्मीर नाउ इट्स a duty. We have 11 universities which include 2 central university. One is Central University of Jammu and other is Central University of Kashmir. Earlier we have only 2 universities, that is University of Jammu and University of Kashmir. Now मैंने कहा कि अभी हमारे पास 11 यूनिवर्सिटी में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, one is in Jammu, one is in Kashmir.
then Mata Vaishno Devi University, then Baba Ghulam Shah Badshah University, then Islamic University, then 2 cluster university. That other than these university, स्पेशली मैं जम्मू प्रोविंस को कहूँगा, मैं जम्मू प्रोविंस से ही हूँ। मैंने जो चीज़ कही है आपको आज भी कहता, एंड मार्क माई वर्ड कि जम्मू इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब in term of technology, in term of medical facility, in term of academics, in term of research, in term of innovations. We have now IIT Jammu in Jammu, right? Now we have All India Institute of Medical Science and Research AIIMS working condition mein in Jammu, right? Then we have CSIR lab is there, right? That is IIM Jammu. Then we have other engineering college that is in Jammu. Then in Kashmir we have then other than this we have medical colleges over there, state government का medical college है। कश्मीर में मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताए। कश्मीर में जो हमारे पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज था अर्लियर दैट वाज नोन एज REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब लॉन्ग बैक converted into NIT. Now NIT Kashmir is there. So you can just see the difference. मैंने कहा जम्मू and IIM is there. IIM Indian Institute of that is Master in Management ये भी जम्मू में हमारे पास है। तो very soon you will come to know and feel happy कि जम्मू is that much education strength. I can say कि Jammu is going to be very big educational hub and opportunity. We have that much number of educational institute over there. So obviously उसका जो directly impact पड़ता है वो nearby स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, नियर बाई पॉपुलेशन पे पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा, और एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो सर आपको ऐसा लगता है कि टैलेंट की तो कभी कमी थी ही नहीं जम्मू में? बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, वो भी आज टाइम पर पूरी। बिल्कुल देखो टैलेंट की मैं क्या बात करूँ, टैलेंट तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के बीच इसमें अनडाउटली दे आर वेरी मच टैलेंटेड। ये सारा टैलेंट जस्ट एक क्या था, इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी एंड नाउ इट इज इन दैट प्रोसेस। मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू इज गोइंग टू बी कैसे, वहाँ पे अब कैसे कितनी अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रही हैं। Central University of Jammu is the only university I can say where 2 center of excellence of the premier institute of government of India. One center is DRDO center. DRDO has established their center at Central University of Jammu. Then Indian Space and Research Center is also there. So they also actually want to establish. They also want कि जो जम्मू के रीजन्स को इस तरीके से एम्पावर किया जाए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमैनिटी या हमारे पास सोशल साइंसेज ही नहीं है, इंजीनियरिंग इज आल्सो देयर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, जिसमें हमारे पास, और रिसर्च एंड इनोवेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छे से इस समय एक राइट पाथ पे है और राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का, हाँ यस अदर यूनिवर्सिटी है जो इन द विसिनिटी ऑफ द जम्मू, दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क। मुझे अभी ये कहना पड़ेगा कि जम्मू के लोगों ने तो स्ट्रगल किया ही है, जम्मू ने खुद भी अपने लिए स्ट्रगल किया है पूरे स्टेट में, और कह सकते हैं कि जम्मू के लोग भी सक्सेस पा चुके हैं और आज के टाइम पे जम्मू स्टेट भी सक्सेस पा रहा है, क्योंकि उसके पास अभी इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और वो आप आज के टाइम पे एजुकेशनल हब है पूरी तरीके से। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए ही नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पैन इंडिया से बच्चे आ रहे हैं आजकल। मैंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू गेट द एडमिशंस, राइट। सो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ बाकी स्टेट्स के बच्चों को या बाकी स्टेट्स के पेरेंट्स को कि यस आप लोगों को जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक जरूर विजिट करनी चाहिए और देखना चाहिए स्टैंडर्ड कैसे स्टैंडर्ड सेटअप हो रहा है वहाँ पे और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हालांकि मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि
बहुत सारे लोगों में आज भी वो फियर है, आज भी थोड़ा एक रहता है। जब वो जम्मू का नाम सुनते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुनते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ फियर उनके मन में रहता है। आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज कम देयर एंड you can just feel fear नहीं रहा कि there is a no fear like things, right? Jammu is as good as safer as than any other part of the country. So I always welcome the student, the people from the other states to Jammu and Jammu Central University. सर जैसे अभी हमने पूरा जम्मू के बारे में जाना, आपकी रिसर्च जर्नी के बारे में जाना, तो अब हम आपकी रिसर्च पर आते हैं कि आप नैनो साइंस जैसे एडवांस फील्ड में काम करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च पॉसिबल है? Yes, I can say yes. पॉसिबल ही नहीं है, we are doing. मुझे ये अपॉर्चुनिटी जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ही दी। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत, आपने जो बात कही कि क्या वर्ल्ड क्लास innovations and world class research is going on, I can say yes. जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने आपको पहले बताया कि 2 prominent इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एस्टेब्लिश किए हैं, और उनका सीधा सीधा उनका जो ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्टिव है इनोवेशंस एंड रिसर्च, और ये इनोवेशंस एंड रिसर्च डायरेक्टली यूज होनी चाहिए इन सोसाइटी, इन डिफेंस, इन स्पेस एंड अदर्स। तो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की भी बात कर रहा हूँ, और मैं जैसे IIT जम्मू है वहाँ की भी बात करूँगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है ना हमारे जम्मू में, हमारे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंड नियर बाई इंस्टीट्यूट में, आज वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है और उसको और भी हम बढ़ा रहे हैं। और इस रिसर्च फील्ड में हमारे पास आज हम नैनो साइंस में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट कि बियॉन्ड नैनो साइंस आल्सो, बियॉन्ड नैनो साइंस भी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि आज आप देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी है कितनी फास्टली ग्रो और कितनी फास्टली चेंज हो रही है, तो to meet that change, our universities, our institute, our teacher, our student are quickly participate in that change, and they are doing the work in that advanced field. एक होता है रिसर्च करना और एक रिसर्च डेवलप करना, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू में रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करना कितना चैलेंजिंग है? थोड़ा सा हमें इसके लिए जो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, हमारे जो लोग हैं, हम उनके थ्रू ही एक ना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। खासकर यस थ्रू आउट द इंडिया के स्टूडेंट तो हैं ही हैं, बट जो लोकल स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास ना वर्क फोर्स होगी ना, तो मैं कहूँगा इन टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी हैव लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इन आवर इंस्टीट्यूट एंड इन द नियर बाई इंस्टीट्यूट, yes, but instrument is not doing, they are not doing any research. रिसर्च को करने के लिए तो हमें वर्क फोर्स की जरूरत चाहिए होती है। वर्क फोर्स के लिए हमें जो हमारा एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, वर्क फोर्स डेवलप करनी पड़ेगी। वो हम अपनी थोड़ी सी मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेशनल टूर करके हम करने की कोशिश करते हैं। एंड जो हमारे स्टूडेंट हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर आल्सो मतलब जस्ट लाइक द एम्बेसडर्स, तो हम उसको क्लास में मोटिवेट करते हैं एंड दे कैन डिस्कस देयर आइडियाज, देयर थॉट कि हमें टीचर्स ने ऐसे बोला है तो हमें ऐसे करना है। तो हम उनको एक टूवर्ड्स द साइंस, टूवर्ड्स द रिसर्च एंड टूवर्ड्स द इनोवेशंस, जिसका डायरेक्टली सोसाइटिकल वैल्यू हो, हम उस तरफ उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं। एंड वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। हमें भी इनकरेजमेंट हमें भी बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, इन सब से हमें ये इनकरेजमेंट मिलती है। सर जैसे DRDO के बड़े प्रोजेक्ट्स भी यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, तो उनका स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है? स्टूडेंट का बेनिफिट
स्टूडेंट का एक तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊं कि ये एक अपॉर्चुनिटीज है कि जो एक प्रोजेक्ट में काम करेगा, राइट, वो उसको ये जो काम कर रहा है वो कल को यही स्टूडेंट एज ए साइंटिस्ट अपॉइंट होगा ऐसे ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, DRDO में, किसी CSIR लैब में, किसी स्पेस सेंटर में। तो एक, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है एक ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए होती है। तो ये सारे यहाँ से ट्रेंड होके जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं इन डिफरेंट। अदर देन दैट इससे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जब, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, उन प्रोजेक्ट में काफ़ी एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है। मतलब दे आर गेटिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी while doing the research in some specific project। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उनका एम्प्लॉयमेंट की भी रहती है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बच्चे को अपनी रिसर्च करने के लिए, एक अपना लाइवलीहुड सेट करने के लिए जो एक नीड रहती है, वो भी इससे पूरी हो सकती है। सर, जब आपकी पढ़ाई के बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज अ वर्कर जुड़े, तो और तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो तब आपको क्या लगता है कि ये आपकी ड्रीम कम ट्रू था, या फिर आप और अच्छा कर सकते थे, या फिर ये ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा? मैंने आपको बताया कि जो मैंने अपने गोल सेट किए थे वो बड़े ऐसे छोटे छोटे गोल करके मैंने मतलब अपने गोल को और बढ़ाता गया तो उसी में ये था। आफ्टर गेटिंग माई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो मैंने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डॉक्टरेट की, तो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर मैंने काम किया। देन आई मूव टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग कॉलेज। इन बिटवीन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटीज फॉर PDF आल्सो इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च मोहाली, बट समहाउ मैं वो अवेल नहीं कर पाया। तो ये जो सारी जर्नी थी, ये तो मैं अपने मतलब एक वो कर रहा था कि मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ थी। मतलब मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब ये था कि मुझे एटलीस्ट मुझे कॉलेज में एक अपॉइंटमेंट चाहिए। बट आई एम लकी इनफ, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, एंड यस, not only mine, it is everybody's dream come true if he or she is getting job in universities, right? So I can proudly say yes, I am in Central University of Jammu, and yes, so I am doing my hard work over there also, and मेरा हमेशा ये होता है, मैं ट्राई भी करूँगा, मैं ट्राई भी करता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा और भी एक कंसर्न है जम्मू से, बिकॉज आई एम दैट यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम जम्मू, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और ही बढ़ जाती है कि मुझे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको और अच्छे से मोटिवेट करना, और अच्छे से उनको टीच करना है, उनको ट्रेन करना है। तो माई फोकस इज वेरी मच क्लियर, माई objectives are very much clear. I want to train my students, I want to teach them, I want to teach them how to be in discipline, how to be do the hard work and research and innovations को किस तरीके से हम सोसाइटी में ला सकें। That is my सर, जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर को एजुकेशन हब की तरह देखा है, आगे क्या आप देखना चाहते हैं, तो आगे आने वाले 10 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स अगर हम लें तो जम्मू कश्मीर सच में एजुकेशन हब बन जाए? इसको थोड़ा सा ना हमें पॉपुलराइज करना पड़ेगा। पॉपुलराइज मीन्स कि हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज है ना स्टूडेंट के लिए, अभी भी जम्मू कश्मीर में एक लैक कर रहा है। अगर वो चीजें हो जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि मतलब कोई कंपनी, वो थोड़ी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए, राइट, कोई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाए, सो दैट कि स्टूडेंट वहाँ से ही रिसर्च करके, वहाँ से एजुकेशन गेन करके उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए एम्प्लॉयमेंट की। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर देगी तो ये हो जाएगा कि मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा स्टूडेंट को
एक ट्रेन फोर्स सीधे सीधे वर्क एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ और अपने ही स्टेट के लिए और अपनी ही स्टेट में। इनफैक्ट मैं दोबारा कहूँगा, अपनी स्टेट की बात ही नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ अभी तो पैन इंडिया के स्टूडेंट हैं, अभी भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अभी तो वो सारी चीजें मतलब इंडस्ट्री मैं ये कहूँगा, अगर एक सेंटेंस में कहूँगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस की एक नीड है जो कि अभी नहीं है, मतलब अभी इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बट अगर वो आ जाए तो that will add one more feather in जम्मू कश्मीर। सर अब आखिर में आप जो बच्चे अभी रिसर्च में आना चाहते हैं या फिर जो भी शुरुआत ही कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि रिसर्च में वो आए तो क्यों आए, why research is best for everybody, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब दैट इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। दे आर एक्चुअली डीमोटिवेटेड फ्रॉम द साइंस, बट साइंस इज द नेसेसिटी ऑफ एनी सिविलाइजेशन एज वेल एज एनी सोसाइटी। आज जिस तरीके से आई कैन से कि जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है ना इन एवरी स्फीयर, राइट, we require that much of innovations। हमें उतनी ही जल्दी हमें हर चीज का एक सोल्यूशन भी चाहिए होगा, अदरवाइज हमें मतलब वही ओल्ड एज में जाना पड़ेगा। उस चीज को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च में आना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, वो इतना अच्छा एक माइंड लेके रिसर्च में आए। रिसर्च में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यस, आज रिसर्च सिर्फ पेपरों में नहीं होनी चाहिए, उनकी यूटिलिटी, एक प्रॉपर यूटिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी के रूट तक जानी चाहिए कि हम जो इनोवेशंस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, प्रॉपरली सोसाइटी को उसका बेनिफिट हो, ओनली देन। और उसके लिए मेरी आपके माध्यम से एक मैं स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को ये जरूर कहूँगा, जो मेरे कोलीग हैं उनको मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट करना है, और स्टूडेंट्स को कहूँगा कि रिसर्च इज वेरी वेल field। It's we have to avail that opportunity, come in research, do good research and innovations, so that we can help the society, we can help our nations to become number one nations। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, सो दैट कि कल को हम जो एक मिशन है हमारे इंडिया का, हमारे प्रधानमंत्री का मिशन 2047 का, तो वी कैन अचीव दैट मिशन। जैसे आपने अभी बात की विकसित भारत की, क्या आपको भी लगता है कि विकसित भारत अगर हमें चाहिए तो वो इनोवेशन से ही संभव है या साइंस से ही संभव है? यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। इससे क्या होगा, इनोवेशन और साइंस कैसे मैं ये जब बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा कोई नेशंस, वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए आज बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमें साइंस, इनोवेशंस, हमें आइडियाज, उनकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस, वो बहुत जरूरी है। तो यस, आई कैन से science and research and innovations, they are important component to make our nations as a developed country। सर, आज का ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा, जो छोटे शहरों से या फिर कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का बड़े सपने देख रहे हैं।
और आपने साबित किया है कि आपकी जो रिसर्च जर्नी है वो पूरी मेहनत और आपके समर्पण का ही देन है। तो हिडन रिसर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू नैना।